तो फिर फसल सूख जाएगी। पर आप कल भी तो दिन भर खेत में ही थे ना। आज थोड़ा आराम कर लो, जब सूरज निकल जाएगा तब चले जाना। सिर्फ आराम करने से पेट नहीं भरता सीता, मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर पानी के बिना फसल बर्बाद हुआ तो पूरे साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रघुवीर की बात सुनकर सीता चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखती है। बाबा, आज आप इतनी सुबह सुबह फिर से खेत में जा रहे हो क्या? हाँ मोहन बेटा, लेकिन तू सो जा, तुझे तो स्कूल भी जाना है ना। बाबा, जब मैं आपकी तरह बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस तू पढ़ लिख ले बेटा, मेरे लिए तो यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। रघुवीर खेत की ओर निकल जाता है। जब रघुवीर अपने खेत में पहुंचता है तो वह देखता है कि खेत में चारों तरफ सूखी मिट्टी और कमजोर फसल है, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। हे भगवान, इस बार अच्छी फसल हो जाए बस। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता, बस ये मेरा खेत हरा भरा हो जाए। तभी गांव का अमीर जमींदार लालचंद वहां आता है। अरे रघुवीर, तू अभी तक मेहनत कर रहा है? आखिर तू और कितना कमाएगा इस छोटे से खेत से? जितना भगवान देगा सिर्फ उतना ही काफी है मालिक। बस मेरे परिवार का पेट भर सके, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तू मेरी बात मान ले तो ये जमीन मुझे बेच दे और आराम की जिंदगी जी। मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा कि तू जीवन भर आराम से बैठकर खा सके। नहीं नहीं मालिक, ये जमीन ही तो मेरे बाप दादा की आखिरी निशानी है। मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। इसी खेत और इसकी मिट्टी से उनकी यादें जुड़ी हैं। तेरे बाप दादा तो चले गए, तू उनकी यादों को कब तक संभालेगा? क्या तू भी उनकी तरह गरीब ही रहना चाहता है? क्या तेरा मन नहीं करता अमीर बनने का? मन तो मेरा भी करता है कि मैं अमीर आदमी बन जाऊं, लेकिन खेत बेच कर नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत से। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं कि तू अमीर कैसे बनता है। लालचंद वहां से गुस्से में चला जाता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शाम को रघुवीर खेत से घर लौटता है। सीता उसके लिए पानी लाती है। आज आप फिर से थक गए ना? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आज आराम कर लीजिए, कल से खेत में जाइएगा, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। थकान तो है, लेकिन थकान से ज्यादा तो चिंता है कि अगर इस बार अच्छी फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा सीता। आप बस अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। फसल होगा या नहीं ये तो ऊपर वाला जाने, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत करना होता है। अगले दिन रघुवीर को पता चलता है कि उसकी खेत की नहर बंद कर दी गई है। अरे रघुवीर भाई, मैंने सुना कि तुम्हारे खेत की नहर किसी ने बंद कर दिया है। क्या? अब ये किसने किया? मैंने तो सुना है कि ये सब लालचंद सेठ ने ही करवाया है। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुमसे जलता है। तुम्हारे पास इतना खेत और इतना जमीन जायदाद है, ये सब देखकर उसे तुमसे जलन होती है। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो ऐसे ही पानी की इतनी कमी है और ऊपर से ये नई मुसीबत। भगवान ही जाने अब क्या होगा। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत सूखती हुई दिखाई दे रही थी। नहर पूरी तरह बंद थी, पानी का नामो निशान नहीं था। हे भगवान, न जाने अब क्या होगा। अगर 2 दिन में फसल को पानी नहीं मिला तो सारी फसल खत्म हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी मोहन दौड़ता हुआ वहां आता है। अरे क्या हुआ मोहन बेटा, तुम इतना भाग कर क्यों आ रहे हो? बाबा, मैंने सुना कि नहर बंद हो गई है, ये बात सच है क्या? हाँ बेटा, ये बात सच तो है। लेकिन ये सब किया किसने है? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये सेठ लालचंद का काम है। पता नहीं भगवान भी हमेशा गरीब आदमी को ही दुख क्यों देते हैं। चिंता मत कीजिए बाबा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हम ऐसे ही हार तो नहीं मान सकते ना। रघुवीर अपने छोटे से बेटे की बात सुनकर चौंक जाता है। अरे बेटा, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही कोई सहारा, बस है तो एक छोटी सी उम्मीद। बाबा, अगर नहर बंद है तो क्या हम खुद से पानी नहीं ला सकते हैं? लेकिन वो कैसे होगा बेटा? वो गांव के पुराने कुएं से वहां अभी भी पानी तो है ना? रघुवीर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। हाँ बेटा, गांव में कुआं तो है, लेकिन वो बहुत दूर है
वहां से रोज रोज पानी लाना इतना आसान नहीं होगा। दूर है तो क्या हुआ बाबा, हम दोनों मिलकर वहां से पानी लाएंगे। इसमें मैं भी आपकी मदद करूंगा। शाम को घर में गंभीर माहौल था। दोनों बाप बेटे की बात सुनने के बाद सीता उनसे कहती है, तुम दोनों एकदम पागल हो गए हो क्या? इतने दूर से पानी लाना, वो भी रोज रोज, ये कैसे मुमकिन है? माँ, अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हम हार कैसे मान सकते हैं? लेकिन बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो और ये काम बहुत मुश्किल है। ये तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। अगर मैं अभी से जिम्मेदारी नहीं लूंगा तो बड़ा होकर क्या करूंगा? हमें कोशिश तो करनी ही होगी, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखना कि खेत में काम करते वक्त अपना और मोहन दोनों का ख्याल रखना। अगले दिन सुबह रघुवीर और मोहन दोनों घड़े लेकर कुएं की तरफ निकल पड़ते हैं। सूरज चढ़ रहा था, रास्ता लंबा था, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी। बाबा, ये रास्ता इतना लंबा क्यों लगता है? जब मन कमजोर हो तो हर रास्ता लंबा लगता है, और जब इरादा मजबूत हो तो वही रास्ता छोटा लगने लगता है। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बाबा? हमें अपने इरादे को मजबूत रखना चाहिए, जिससे हर रास्ता छोटा लगे। बातें करते करते दोनों बाप बेटे कुएं तक पहुंचते हैं और बाल्टी में पानी भरते हैं और फिर वापस चल पड़ते हैं। दूर से लालचंद यह सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाकी वाली मुस्कान थी। तुमने देखा, ये मूर्ख अभी भी हार नहीं मान रहा। इसे लग रहा है कि बाल्टी में पानी भर के ले जाने से इसकी खेत में फसल होगा। अरे मालिक, ये तो रोज रोज ऐसे ही मेहनत करता है। इसे लगता है कि ऐसे ही रोज रोज मेहनत करने से इसका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। फिर तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये खुद ही हार मान जाए और ये सब छोड़ दे। रात को मोहन बहुत थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मेहनत करके अच्छा भी लग रहा है। क्यों मोहन बेटा? क्योंकि आज मैंने आपकी मदद की और मेहनत करने से मन में अलग ही खुशी होती है। बेटा, मेहनत की चमक होती ही ऐसी है। इंसान कितना भी थका हुआ होता है, पर उसका चेहरा हमेशा खिला ही रहता है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब से हम ऐसे ही मेहनत करेंगे और सुख की रोटी खाएंगे। रघुवीर अपने बेटे की ये बातें सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगले दिन अचानक मौसम बदलने लगता है। तेज हवा, काले बादल। ऐसा लगता है कि एक नया संकट आने वाला है। मुझे तो लगता है कि तूफान आने वाला है। बाहर पूरे आसमान में सिर्फ काले बादल ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीता, कल तो आसमान एकदम साफ था। ये अचानक इतना खराब मौसम कैसे हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हे भगवान, अब और क्या क्या परीक्षा लोगे इस गरीब आदमी का। आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज हवा चलने लगी थी। पेड़ झुकने लगे थे। रघुवीर अपने खेत के बीच खड़ा था, जैसे अपनी मेहनत को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद अगर ये तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा तो मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा? मैं तो पहले ही हर दिन संघर्ष कर रहा हूँ, अब और कितनी परीक्षा बाकी है। तभी मोहन दौड़ता हुआ खेत की तरफ आता है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अरे मोहन बेटा, तुम इतनी जल्दबाजी में दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? आप घर चलिए, माँ बहुत परेशान हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये तूफान अब और तेज होता जा रहा है। अगर आप यहीं खड़े रहे तो आपको कुछ हो भी सकता है। बेटा, मैं जानता हूँ तू सही कह रहा है, लेकिन ये फसल ही हमारा सब कुछ है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी मेहनत से हार मान गया। घर पर सीता बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। हर हवा का झोंका उसे और बेचैन कर रहा था। हे भगवान, मेरे पति और बेटे को सुरक्षित घर लौटा दो। मुझे फसल नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा परिवार चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? तभी दरवाजा खुलता है। रघुवीर और मोहन अंदर आते हैं। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। तुम दोनों को अपनी जान की कोई परवाह है या नहीं? इतनी तेज आंधी में भी खेत में खड़े थे। अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? सीता, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने कर्तव्य के लिए डर से आगे बढ़ना पड़ता है। मैं बस यही सोच रहा था कि शायद मैं कुछ बचा पाऊं। हर समय सिर्फ कर्तव्य को ही नहीं देखना चाहिए।
कभी कभी अपनी जान और अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। अरे सीता, तुम भी बेकार की चिंता करती रहती हो। किसान अगर आंधी और तूफान से डर जाएगा तो उसकी फसल कैसे बढ़ेगी, और अगर फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा। आपकी बात भी सही है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये आपने कभी सोचा है? अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, जल्दी से गर्मा गर्म खाना लगाओ, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लाती हूँ। दोनों बाप बेटे खाना खाने लगते हैं। तभी उधर लालचंद अपने बड़े से घर में आराम से बैठा था। बाहर तूफान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। लगता है कि ये तूफान मेरे लिए वरदान साबित होगा। अब रघुवीर की बची खुची फसल भी खत्म हो जाएगी और तब वो मजबूर होकर खुद मेरे पास आएगा और काम मांगेगा। अगर वो फिर भी नहीं माना तो मुझे तो वो बहुत जिद्दी लगता है और अपनी जमीन से बहुत प्यार करता है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है और उसकी कमजोरी है उसका परिवार। जब भूख सामने आती है तो बड़े बड़े इरादे भी टूट जाते हैं। अगली सुबह तूफान थम चुका था, लेकिन उसके निशान हर जगह दिखाई दे रहे थे। रघुवीर धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ता है। उसके कदम भारी थे। हे भगवान, बस थोड़ा सा ही सही, कुछ तो बचा लेना। मैंने पूरी मेहनत की है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जब वो खेत तक पहुंचता है तो वह देखता है कि कुछ हिस्सा तो बर्बाद हो चुका था, लेकिन पूरी फसल नहीं हुई थी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये बचे हुए फसल देखकर अभी भी उम्मीद बाकी है। अभी भी मैं हार नहीं मानूंगा। तभी मोहन भी वहां पहुंच जाता है। बाबा, मैंने कहा था ना, अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। अब हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि जो बचा है उसे संभाल सकें। तू बिल्कुल सही कह रहा है मोहन बेटा। अब ये सिर्फ मेरी ही नहीं, ये अब हमारी लड़ाई है और हम इसे मिलकर जीतेंगे। उस दिन से रघुवीर और मोहन और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। हर दिन कुएं से पानी लाना, खेत संभालना और उम्मीद को जिंदा रखना ही उनका उद्देश्य बन गया था। तभी वहां पर सीता भी आ जाती है। अरे सीता, तुम यहाँ पर कैसे? मैं भी अब सिर्फ देखती नहीं रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ खेत में काम करूंगी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारे पूरे परिवार की लड़ाई है। लेकिन अगर सीता तुम यहाँ खेत में काम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? और वैसे भी गांव के लोग अगर तुम्हें यहाँ काम करते हुए देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। दुनिया मुझे क्या कहती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस आप लोगों से मतलब है। क्या अपने घर, अपने पति और बच्चों के लिए खेत में काम करना कोई गुनाह है? अरे सीता, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। कुछ दिन बीत चुके थे। रघुवीर और उसका परिवार दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन लगातार मेहनत के बावजूद हालात अभी भी आसान नहीं हुए थे। सुनो जी, हम सब पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन खर्चे हैं कि दिन ब दिन और बढ़ते ही जा रहे हैं। घर में राशन भी कम होता जा रहा है। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन अगर हम अभी हार मान लेंगे तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। मुझे तो अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आगे आने वाले समय में ये सब कुछ कैसे संभलेगा। तभी मोहन स्कूल से लौटता है। उसके चेहरे पर कुछ सोचने वाला भाव था। क्या हुआ मोहन बेटा, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? स्कूल में कोई बात हो गई क्या? आज मास्टर जी ने कहा कि अगर कोई मेहनत के साथ समझदारी भी जोड़ दे तो मुश्किलें जल्दी हल हो सकती हैं। क्या हम भी कुछ अलग तरीका नहीं अपना सकते? तू क्या कहना चाहता है बेटा, जरा खुलकर बता, शायद तेरी बात में कोई नया रास्ता छिपा हो। मोहन अपने पिता रघुवीर को समझाने लगता है और कहता है, अगर हम कुएं से सीधे खेत तक एक छोटा सा नाला बना दें तो हमें बार बार पानी ढोकर नहीं लाना पड़ेगा। शुरू में तो मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन बाद में काम आसान हो जाएगा। लेकिन मोहन बेटा, इतना बड़ा काम हम 3 लोग मिलकर कैसे कर पाएंगे? और अगर बीच में कुछ गलत हो गया तो? अगर हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, क्योंकि हर काम शुरुआत में भारी और मुश्किल लगता है और बाद में आसान। और अगर हम डर कर बैठ गए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। रघुवीर कुछ पल तक चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। तू सच में बड़ा हो गया है मोहन बेटा, तेरी बात में दम तो है। हम सब मिलकर ये नाला बनाएंगे और जरूर बनाएंगे।
चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अगले दिन रघुवीर और मोहन नाला बनाने के लिए खेत चले जाते हैं। जब रघुवीर और मोहन नाला बनाने का काम शुरू करते हैं, तभी लालचंद वहां पहुंच जाता है। अरे रघुवीर, अब तू किसान से मजदूर बन गया है क्या? इतनी मेहनत करके क्या हासिल कर लेगा? आखिर में आएगा तो मेरे पास ही। मालिक, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता, और जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं। तू अपनी जिद में अंधा हो गया है रघुवीर। मैं ये आखिरी बार तुझे कह रहा हूं कि जमीन मुझे बेच दे और आराम से अपना जीवन जी, वरना तू बाद में बहुत पछताएगा। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो मालिक। हम कभी नहीं पछताएंगे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे मत बता। मैंने दुनिया देखी है। तेरे जैसे कितने लोग आए और गए, और तू चला है मुझे ज्ञान देने। मैं भी देखता हूं कि तेरी मेहनत आखिर कितनी रंग लाती है। इतना कह के लालचंद गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब साफ गुस्सा था। कई दिन गुजरते हैं। धूप, थकान, भूख सब कुछ सहते हुए तीनों नाला बनाने में लगे रहते हैं। हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती। आज शरीर तो बिल्कुल ही जवाब दे रहा है, लेकिन दिल कह रहा है कि बस थोड़ा और कोशिश करो, शायद हमारी मेहनत अब रंग लाने ही वाली है। थकान तो मुझे भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर टूट रहा हो, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। तुमने देखा ना, लालचंद सेठ कैसे हमारा मजाक बना रहा था। क्या लालचंद सेठ सही कह रहे थे? क्या हमें अपनी जमीन उनको बेच देनी चाहिए? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? सुनो सीता, जब इंसान हार के करीब होता है तभी जीत सबसे पास होती है। हमें बस इतना करना है कि कभी रुकना नहीं है। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद नाला लगभग तैयार हो चुका था। अब बस एक आखिरी हिस्सा बाकी था। अगर आज ये आखिरी हिस्सा पूरा हो गया तो कल से पानी अपने आप खेत तक आने लगेगा, और फिर हमारी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। इतने दिनों बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद अब हमारी मेहनत सच में रंग लाने वाली है। रघुवीर, सीता और मोहन अपने नाले के आखिरी हिस्से पर काम कर रहे थे। तभी दूर से लालचंद के आदमी लाठियां लेकर उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बाबा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो लोग जिस तरह से हमारी तरफ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कोई मदद करने नहीं बल्कि कुछ बिगाड़ने आ रहे हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन हम डर कर पीछे नहीं हट सकते। ये हमारी मेहनत है और हम इसे किसी के डर से छोड़ नहीं सकते। जो होगा देखा जाएगा। लालचंद के आदमी पास आते हैं और बिना कुछ कहे नाले के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो रघुवीर, ये काम तुरंत बंद कर दो। मालिक का हुक्म है कि यहाँ कोई नाला नहीं बनेगा। अगर तुमने ये काम जारी रखा तो हमें इसे तोड़ने में देर नहीं लगेगी। आप लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या? किसी की मेहनत पर इतने लोग पानी फेरने आए हो। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग हमें धमकी दे रहे हो? हमको भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे मालिक ने हमें ये आदेश दिया है। हम तो बस वही करते हैं जो हमारे मालिक कहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी की सारी मेहनत बर्बाद कर दो, वो भी किसी दूसरे के कहने पर। क्या आप लोग इंसान नहीं हैं? आपका भी तो बीबी बच्चे होंगे। ये मीठी मीठी बातें करने से कोई मतलब नहीं है। हमें जो आदेश मिला है वो हम करके रहेंगे। तभी रघुवीर आगे बढ़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। ये जमीन मेरी है और इस पर मेहनत करना मेरा हक है। तुम लोग हमें डराकर हमारी मेहनत नहीं छीन सकते। हम ये काम बंद नहीं करेंगे। आदमी आपस में एक दूसरे को देखते हैं। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। लगता है कि रघुवीर तुम समझना ही नहीं चाहते हो। हम आखिरी बार कह रहे हैं, हट जाओ यहाँ से, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी और उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोग सच में ताकतवर हैं तो किसी की मेहनत को तोड़कर नहीं बल्कि उसे बचाकर दिखाइए। दूसरों को नुकसान पहुंचाना कोई बहादुरी नहीं होती है। बहुत बोलने लगा है। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि मालिक के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। जैसे ही आदमी नाला तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है, रुको, कोई भी इस नाले को हाथ नहीं लगाएगा। ये सिर्फ रघुवीर की ही नहीं, ये अब पूरे गांव की मेहनत का सवाल बन चुका है। धीरे धीरे कई गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं।
सबके चेहरे पर एकता और गुस्सा साफ दिख रहा था। हमने देखा है रघुवीर और उसके परिवार को यहाँ दिन रात मेहनत करते हुए। ये लोग किसी का हक नहीं छीन रहे, ये बस अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे साथ भी यही होगा, इसलिए हम सब इनके साथ खड़े हैं। लालचंद के आदमी घबराने लगते हैं। लगता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। यहाँ तो पूरा गांव इनके साथ खड़ा हो गया है। अगर गलती से भी बात बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। लालचंद के आदमी बिना कुछ किए वापस लौट जाते हैं। रघुवीर और उसका परिवार एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में राहत और गर्व दोनों थे। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ सीता, तुमने बिल्कुल सच कहा। आज पहली बार समझ में आया कि सच्चाई और मेहनत कभी अकेली नहीं रहती। अच्छे और सच्चे लोग खुद ब खुद साथ आ जाते हैं। जब पूरा गांव साथ खड़ा हो तो डर खुद ब खुद कम हो जाता है। मोहन भी आज बहुत खुश होता है। हाँ बाबा, अब मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम कभी हार नहीं मानेंगे। अगले दिन पूरा परिवार और कुछ गांव वाले मिलकर नाले का आखिरी हिस्सा पूरा करते हैं और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। अब बस एक छोटा सा रास्ता खोलना है और पानी अपने आप खेत तक पहुंच जाएगा। तब जाकर ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। रघुवीर मिट्टी हटाता है और धीरे धीरे पानी बहना शुरू हो जाता है। अरे ये देखो, नाले से पानी आ रहा है। लगता है कि अब हमारी मेहनत सच में रंग लाई है। लगता है कि अब हमारी फसल जरूर बच जाएगी। हम जीत गए बाबा, हमने हार नहीं मानी और देखो आज हमें उसका फल मिल रहा है। रघुवीर की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के थे। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारे विश्वास और हमारे परिवार की एकता का परिणाम है। आज मुझे सच में लग रहा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। नाले में बहता पानी अब लगातार खेत तक पहुंच रहा था। सूखी मिट्टी अब धीरे धीरे नम होने लगी थी और फसल में फिर से जान आने लगी थी। इतने दिनों बाद दिल को थोड़ी शांति मिली है। जब अपनी आंखों से फसल को फिर से हरा होते देखता हूं तो लगता है जैसे हमारी मेहनत ने सच में जीवन पा लिया हो। अब बस भगवान से यही दुआ है कि आगे भी सब ठीक चलता रहे। अब हालात पहले से बेहतर तो हैं, लेकिन हमें अभी भी संभल कर ही चलना होगा, क्योंकि मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, बस थोड़ी कम हुई हैं। उधर लालचंद को जब ये खबर मिलती है कि रघुवीर का खेत फिर से हरा भरा होने लगा है, तो उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हर तरीका अपनाया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। अब अगर उसकी फसल तैयार हो गई तो गांव में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी और लोग मेरी बात मानना भी छोड़ देंगे। आप कहें तो मैं आपको एक बात कहूं मालिक। शायद अब हमें भी ये बात स्वीकार कर ही लेनी चाहिए कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है और गांव वाले भी उसके साथ हैं। अगर हम उसके खिलाफ कुछ करते हैं तो पूरा गांव हमारा दुश्मन हो जाएगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मैं इस गांव का जमींदार और सबसे अमीर आदमी हूँ। गांव वाले मुझसे डरते हैं, मैं गांव वालों से नहीं। लेकिन अब मुझे कुछ अलग सोचना होगा।